छोटा सा घर था, बस दो ही कमरे थे। मैं, मेरी बहन और दूसरे में मैं और मेरी बीवी रहा करते थे। कुछ अर्से पहले ही मैंने शादी की थी। मेरी बीवी फरियाल बहुत ही खूबसूरत थी। मैं पूरी तरह उसके इश्क में पागल था। मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी। वो मेरी बहन की दोस्त थी और अपनी बहन के तवस्सुत से ही मेरी उससे जान पहचान हुई थी। बड़ी अजीब सी बात थी कि मैं कभी फरियाल के घर नहीं गया था, ना ही उसके घर वालों को जानता था। हमारी शादी से पहले फरियाल ही हमारे घर आती थी और मेरी और उसकी मुलाकात हो जाती। पहले मुझे लगता है कि वो मेरी बहन के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो दोनों एक कॉलेज में नहीं पढ़ते और ना ही उनकी दोस्ती किसी कॉलेज या सेंटर वगैरह में हुई है, बल्कि मेरी बहन को फरियाल किसी दावत में मिली थी और वहीं उनसे दोनों की दोस्ती भी शुरू हो गई थी। मेरी बहन भी फरियाल के घर वालों को नहीं जानती थी और ना ही कभी फरियाल के घर गई थी, बल्कि हमेशा वही हमारे घर आती थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखता तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। वो पर्देदार भी थी, हमेशा पूरे हिजाब में ही हमारे घर आती थी और उसकी ये बात मुझे उससे मजीद मोहब्बत कर देने पर मजबूर कर दिया करती थी। उसे देखकर अंदाजा होता था कि वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है। किस्से जुलेखा में मैंने सुना था कि यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे और मैं सोचता था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन जब मैंने फरियाल को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं फरियाल को देखकर इस तरह अपने होश खो सकता हूँ तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बहुत ही खूबसूरत नबी थे। वाकई मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काटे होंगे और उन्हें तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं जब भी फरियाल को देखता तो मेरी हर तकलीफ फना हो जाती। मुझे सिर्फ उसका चेहरा ही दिखाई देता। जब मैं उसके इश्क में हर हद पार कर गया तो फिर मेरे लिए ये बात मानी ना रखने लगी कि फरियाल कौन है और उसके घर वाले कहाँ से है। वो जब भी हमारे घर आती मैं बहाने से अपनी बहन को किसी काम में लगा देता और खुद फरियाल के साथ बैठकर बातें शुरू कर देता। उसकी बातें भी उसी की तरह प्यारी थी। उसकी आवाज में भी एक जादू था। मेरा दिल चाहता था कि वो बोलती रही और मैं सुनता रहूं। और फिर एक दिन मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने पहले तो इनकार किया और फिर कहने लगी, हमारे पास बरादरी से बाहर शादी का कोई रवाज है ही नहीं। अगर मैं आपसे शादी की हामी भरती हूँ तो मुझे अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका था कि बिना कुछ जाने मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। पहले तो उसने इनकार किया, उसके चेहरे पर कुछ खौफ सा था। लेकिन 2-4 दिन जब मैंने बार बार इसरार किया और फिर अपनी बहन को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया तो उसने फरियाल को न जाने क्या क्या कर राजी कर लिया। मैं इस तरह फरियाल को बका कर शादी नहीं करना चाहता था। इस तरह उसकी इज्जत पर हर्फ आता और जमाना उसे एक भागी हुई लड़की कहता। इसीलिए मैंने फरियाल से कहा कि मैं एक दफा तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा देता हूँ। मेरे माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन मैं अपनी फूफो से बहुत मोहब्बत करता था। मैंने फरियाल से कहा कि मैं फूफो को और अपनी बहन को तुम्हारे घर भेज कर देखता हूँ कि क्या पता तुम्हारे घर वाले राजी ही हो जाए, क्योंकि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन फरियाल ने इनकार कर दिया, कहने लगी ऐसी गलती हरगिज भी मत करना। अगर मेरे घर वालों को जरा से भी भनक पड़ गई तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा, मुझ पर बहुत सी पाबंदियां लग जाएंगी और मेरी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। वो इस कदर डर रही थी कि मैंने अपना इरादा तर्क कर लिया और कहा कि ठीक है, फिर तुम्हें जो ठीक लगता है बस वही कर लो। और फिर एक दिन फरियाल खामोशी से अपना कुछ सामान लेकर हमारे घर आ गए और हमने सादगी से निकाह कर लिया। उसके घर वालों को हमारे घर के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। उन्हें सिर्फ यही पता था कि फरियाल अपने किसी दोस्त के घर जाती है, इसीलिए पकड़े जाने का खौफ नहीं था। और यूं मैंने और फरियाल ने खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर लिया। मेरी फूफो इस निकाह में शरीक हुई थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बार बार यही कह रही थी कि इस तरह निकाह करने की क्या जरूरत है, ये लड़की कौन है, इसके घर बार वाले किस जात के हैं, फिर रिश्ता में जैसे लोगों में किया जाता है। तुम्हारा बाप भी नीच जात की औरत को उठा कर ले आया था, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इसलिए निकाह करने से पहले कुछ छानबीन तो कर लेते, ऐसा ना हो कि ये कोई आवारा औरत निकले। फुप्पो के मुंह से फरियाल के लिए इस तरह की बात सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया था। मैंने फूफो से कहा कि फरियाल हरगिज भी ऐसी लड़की नहीं, आप उसे मेरी माँ से तशबीह हरगिज भी ना दे। वो मेरी माँ की तरह आवारा और बदचलन नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। अलबत्ता फरियाल के साथ उनका रवैया कुछ अजीब सा था। फरियाल और मेरी जिंदगी का सफर आगे बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वो न सिर्फ देखने में खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसने मेरी बहन को सीने से लगा लिया और हमारे घर में खुशियां रक्स करने लगे। मुझे घर में किसी किस्म की लड़ाई झगड़ों का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी माँ तो बचपन में ही हमें छोड़ के चली गई थी। अलबत्ता अब्बा का इंतकाल कुछ अर्सा पहले हुआ था। वो उस वक्त से मैं और मेरी बहन अकेले ही रह रहे थे।
फरियाल ने आकर हमारी तन्हाई मिटा दी थी और घर में एक रौनक और चहल पहल सी लगी रहती। शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन मैं दफ्तर से लौटा तो मैंने देखा कि फरियाल बिस्तर पर औंधी लेटी रो रही थी। उसका वजूद सिसकियों से हिल रहा था। मैं घबरा गया, फौरन उसके पास गया, उसे उठाया। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है। मुझे लगा कि शायद हमारे घर में भी अब रवायती झगड़े शुरू होने वाले हैं और नंद भाभी की कोई लड़ाई हुई है। फरियाल ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या हुआ है फरियाल, मुझे बताओ तो सही। वो कहने लगी कि यह बात मुझे आपको बताते हुए शर्म आती है, मगर मैं क्या करूं कि मैं मजबूर हूँ। फरियाल की बात सुनकर पहले तो मैं परेशान हुआ, न जाने ऐसी कौन सी बात है जिसे बताते हुए वो खौफजदा हो रही है। पहला ख्याल तो मुझे यही आया कि कहीं मेरी बहन से इसकी कोई शदीद लड़ाई ना हो गई हो। मैं घरेलू मसाइल से खौफ खाता था और घर में लड़ाई झगड़ों से भी मुझे डर लगता था। मैंने फरियाल का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि क्या तुम्हारी अपनी दोस्त से लड़ाई हो गई है। मेरा इशारा अपनी बहन की तरफ था, मगर मैंने जानबूझकर दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरी बात सुनकर उसने इनकार में सिर हिलाया और जो बात कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो मेरे गले लग कर रो रही थी और कह रही थी कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उसके भागने की वजह से उसकी माँ पर घर वालों ने बहुत जुल्म किया है और उसकी माँ को वो लोग अब नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो बहुत परेशान है। वो रोते हुए कह रही थी कि मेरी वजह से इस उम्र में मेरी माँ बेघर होने वाली है। मेरे भाई बहुत सख्त हैं, वो अम्मा को मेरे किए की सजा देकर रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अम्मा ने मेरी तरबियत में कोताही छोड़ी है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया। ये तो अजीब मुसीबत खड़ी हो गई थी। फरियाल को घर से आए 2 महीने होने वाले थे। राज न जाने कहाँ से उसे उसकी माँ की खबर मिल गई थी और फिर एकदम ही वो मेरे कदमों में बैठ के और कहने लगी, एहसान, मैं आपसे एक छोटी सी इल्तिजा करती हूँ, आप मेरी माँ को हमारे घर में जगह दे दें, वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे। वो हाथ जोड़े कहने लगी, हसान, घर की छत खाली पड़ी है, अगर आप एक छोटा सा कमरा बनवा दे तो मैं अपनी माँ को ऊपर ले आती हूँ, वो भी हमारे साथ रह लेगी। मेरी माँ एक बीमार औरत है, उनकी जात से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं खुद अपनी माँ का ख्याल रखूंगी। अपनी बीवी को अपने कदमों में बैठा देखकर मैं तड़प उठा, फौरन उसे सीने से लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, तुम मेरे कदमों में ना बैठा करो। एक छोटी सी बात के लिए तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं ऊपर कमरा तामीर करवाता हूँ, फिर तुम अपनी वालदा को ले आना और अगर चाहो तो तब तक उन्हें लाकर मिशी के कमरे में रख दो। फरियाल कहने लगी, नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद अपनी माँ को ले आऊंगी। दरअसल वो पर्दा करती हैं और किसी के सामने भी नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्हें कुछ बीमारी है जिसकी वजह से उनकी हालत देखने के लायक नहीं है। इसीलिए आप ऊपर कमरा बनवा दें तो फिर मैं उन्हें आराम से ले आऊंगी। उसके चेहरे पर एक सुकून आकर ठहर गया था और मुझे भी तसल्ली हो गई थी। मेरी बीवी उम्मीद से थी, हमें ये खुशखबरी मिले कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहता था। मैंने अगले ही दिन से कमरे की तामीर शुरू करवा दी और मिशी को हिदायत की कि वो हर वक्त मेरी बीवी के साथ रहे, ताकि वो तन्हाई में अपनी माँ को याद करके आंसू ना बहाए। 1 हफ्ते बाद कमरा तैयार हो गया। मैंने एक छोटा सा कमरा बनवा कर जरूरी सामान डलवा दिया था। एक दिन जब मैं दफ्तर से लौटा तो फरियाल मुझे कहीं नजर न आए। मैंने उसे आवाज लगाई तो मिशी ने मुझे बताया कि भाभी अपनी अम्मी को लेकर आई है और उनकी अम्मा छत वाले कमरे में है। मैंने सोचा कि जाकर अपनी सास से मुलाकात कर लूं। आज तक मैंने उन्हें देखा भी नहीं था, इसी तरह सलाम दुआ हो जाएगी। अब वो भी हमारे घर का हिस्सा बन गई थी और उन्हें इस उम्र में इतनी तकलीफ हमारी वजह से उठानी पड़ी थी, इसीलिए मैं उनसे माजरत भी करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने छत पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरी बीवी, जो मेरी आवाज सुनकर ऊपर से आ रही थी, उसने मुझे रोक दिया। कहने लगी, अम्मा आराम कर रही है, आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं वहीं रुक गया। वो नीचे चली आई। उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। खुशी से मेरे गले लगकर कहने लगे, हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी माँ को इस घर में जगह देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। उसे खुश देखकर मैं भी खुश हो गया था। इस हालत में उसका खुश होना बहुत जरूरी था। वो मुझे बहुत अजीज थी और उससे जुड़ी मेरी औलाद तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अगले दिन मेरे दफ्तर की छुट्टी थी। मैं सुबह देर से सोकर उठा तो मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैंने मुंह हाथ धोया और कमरे से निकला तो मिशी ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैंने मिशी से फरियाल का पूछा तो वो कहने लगी, भाभी तो अपनी अम्मा के कमरे में है। मिशी ने मुझे बताया कि फरियाल नाश्ता करती ऊपर चली गई थी। मैंने सोचा कि कुछ देर बाद मैं भी ऊपर जाकर अपनी सास से मुलाकात कर लूंगा, लेकिन बातों बातों में मिशी कहने लगी, भाई आप भाभी की अम्मा के कमरे की तरफ न जाएं। भाभी ने कहा है कि उनकी अम्मा किसी से नहीं मिलना चाहती। मुझे तो लगता है कि शायद वो अभी तक आपसे नाराज है और भाभी ये बात खुलकर आपसे नहीं कह पा रही, इसीलिए बेहतर ये है कि आप कुछ दिन एहतियात कर लें। मिशी ने बहुत सोच समझ कर ये बात की थी और काफी हद तक मुझे उसकी बात ठीक भी लगी थी।
इसी ने मैंने ऊपर जाने का इरादा तर्क कर लिया और वापस नाश्ते के बाद कमरे में आराम करने लगा। सारा दिन आहिस्ता आहिस्ता ही गुजर गया और दोपहर के बाद फरियाल कमरे में वापस आई तो मुझे देखकर माजूद करते हुए कहने लगी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए मुझे उनके पास रुकना पड़ा। मैं फरियाल से नाराज तो था, लेकिन उस बात का इजहार करके उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि उसकी माँ के आने से मुझे कोई परेशानी है, वरना उसे लगता है कि शायद मैं उसकी माँ के आने पर खुश नहीं हूँ। इसीलिए मैंने मुस्कुरा कर बात को खत्म कर दिया और वो भी खुश हो गई। लेकिन फिर ये सिलसिला चल निकला। वो सारा सारा दिन अपनी माँ के कमरे में रहती और जब नीचे आती तो माजरत कर लेती। जैसे जैसे फरियाल के हमल के दिन गुजर रहे थे उसकी तबीयत काफी गड़बड़ हो रही थी। मैं उसे लेकर अस्पताल गया तो डॉक्टर ने उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने पर पाबंदी लगा दी। ये सुनने के बाद मैं परेशान हो गया क्योंकि उसकी माँ का कमरा ऊपर था और वो कई दफा ऊपर के चक्कर लगाती थी। मैंने उससे कहा कि अब से अम्मा का ख्याल मिशी कर लेगी, तुम बिला जरूरत सीढ़ियाँ मत चढ़ना। ये सुनकर उसने कोई जवाब न दिया, बस खामोश हो गए। मगर अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो वो फिर ऊपर गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैंने खुद पर काबू पा लिया। मैं बहुत सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंच गया ताकि एक ही दफा उसे सख्ती से ये बात समझा दूं कि वो ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गया कि वो ऊपर वाले कमरे से निकलकर उसे ताला लगा रही थी। मैंने उसे आवाज दी तो वो उछल पड़ी